बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के बाद 17 दिसंबर तक निरंतर खरीदी कार्य प्रारंभ है, जिससे जिले में कुल 96 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी हो रही है। जहां धान खरीदी केंद्र गाडाडीह में कुल 17,914 क्विंटल धान खरीदी हुई है, जिसमें 8,360 क्विंटल मोटा धान का उठाव हो चुका है, लेकिन पतला धान 4,642.80 क्विंटल है, जिसका उठाव न होने के कारण खरीदी केंद्र में धान के रखरखाव एवं किसानों को जगह की दिक्कत हो सकती है, जिसमें कई उपार्जन केंद्रों में धान उठाव में धीमी गति देखी गई है। मीरामन साहू, मैं उपार्जन केंद्र गाडाडीह सोसाइटी से। यहाँ धान का उठाव नहीं हो रहा सर, थोड़ा समस्या है। पतला हुआ घी नहीं उठा हुआ है और मोटा हुआ थोड़ा, लेकिन थोड़ा उठा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए ज़्यादा बहुत समस्या आ रहा है। और 10 दिन के अंदर का धान नहीं हो पाएगा तो धान खरीदने में बहुत दिक्कत आ सकता है। मेरा नाम केदारनाथ साहू सीधा से। हम लोग धान तौले में इलेक्ट्रॉनिक कांटा का उपयोग कर रहे हैं। तो बारदाना में जूट में है 40 किलो 700 ग्राम और प्लास्टिक में 40 किलो 300 ग्राम। पतला धान का उठाव नहीं हो रहा है, जब से खरीदी चालू हुई तब से एक कट्टा भी नहीं ऊंचा है। मैं रमेश कुमार देवांगन, समिति प्रबंधक, समिति गाडाडीह। और अभी तक खरीदी हुआ है मोटा धान 6,524 कुंटल 80 किलो और पतला धान है 4,642 कुंटल 80 किलो और सरना 6,746.40 किलो। कुल 17,914 कुंटल अभी तक की खरीदी हुआ है, जिसमें से परिवहन हुआ है अभी मोटा धान का 3,540 कुंटल और सरना धान का 4,820 कुंटल। कुल परिवहन हुआ है 8,360 कुंटल, जिसमें शेष है मोटा है 2,984 कुंटल 80 किलो और पतला धान है 4,642.80, सरना है 926.40। कुल अभी तक शेष है 9,554 कुंटल शेष है। बहुत कम मात्रा में हो पा रहा है। मोटा और सरना का भी परिवहन चालू है, लेकिन अभी तक के 1 तारीख से 17 तारीख तक जो आज खरीदी है परिवहन पतला धान का एक भी कट्टा उठाव नहीं हुआ है। समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसानों के लिए अभी धान खरीदी की जगह उपलब्ध नहीं हो पाएगी, पूरा धान जाम हो जाएंगे पूरा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना मृत संघ द्वारा बाबई में हर शुक्रवार कीर्तन एवं निःशुल्क प्रसाद वितरण किया जाता है। बाबई में हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ द्वारा बाबई में हर शुक्रवार को कीर्तन प्रवचन निःशुल्क प्रसादम होता है, जिसमें बाबई के समस्त नगर के और ग्रामवासी भाग लेते हैं और कार्यक्रम की शिक्षाओं का पालन कर अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार जीने का प्रयासरत है और इससे काफी लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर युवा अधिक रुचि ले रहे हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार धोती कुर्ता, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद और शास्त्र के अनुसार भगवत गीता, रामायण जैसे शास्त्रों से जीवन जीने का तरीका सीख रहे हैं। वहीं आज जबलपुर मदार टेकरी स्थित गरीब असहाय विकलांग लोगों को नवनियुक्त अध्यक्ष अल्पसंख्यक विकास कमेटी बबलू कुरैशी ने इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए कार्यक्रम मंडी मदार टेकरी में उत्तर मध्य विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विनय सक्सेना के मुख्य अतिथि में आयोजित किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विकास कमेटी के जिलाध्यक्ष बबलू कुरैशी द्वारा कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर चांद कुरैशी, मुजफ्फर कुरैशी, नसीम खान, शकील मंसूरी आदि लोगों की उपस्थिति सराहनीय रही। मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान दादाजिया के सामने जिस तरह शीतलहर पाई जा रही है, हवा चल रही है ठंड के कारण, जबलपुर एकता विकास परिषद एकता के द्वारा यहाँ पर है मेरा काम गरीबों को हिमायत करना, दर्द-ए-मंद गरीबों की मदद करना। और ये जबलपुर गंगा जमुना की तहजीब है। जब तक हम उतने गरीबों को साथ दे के नहीं चलेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों से अपील करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ
और गरीबों की मदद करें, ताकि गरीब है तो हमारा देश है, गरीब नहीं है तो कोई नहीं है। हम सब उनके लिए जानो दिलो जान से अपना लगे रहते हैं। और इस आप मौके पर आज यहाँ पर कम्बल वितरण किया गया, करीबन 100 कम्बल वितरण किया जा रहा है। और हम सब आप सबको यहाँ पर गरीबों को दिया जा रहा है। नाम बता दीजिए। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष बनने पर खुशी के मौके पर जनाब बबलू कुरैशी के द्वारा आज ये कम्बल वितरण किया गया है। अब तमाम गरीबों को, जो उनके ज़रूरतमंदों को ये कम्बल दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है। भाई बबलू कुरैशी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और मध्य प्रदेश विकास कमेटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने बबलू भाई को अध्यक्ष बनाया है। पूरी टीम को हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना नाम बताएं। मोहम्मद चांद कुरैशी। तारीख पर तारीख, दामनी फिल्म का ये मशहूर डायलॉग भले ही सिस्टम पर कटाक्ष के लिए विख्यात हुआ हो, लेकिन सिस्टम में अब तारीखों का दौर कम हो चला है। ये हम नहीं बल्कि सरकारी फाइलों में दर्ज आंकड़े बयां कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने इस साल 6 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाकर नज़ीर कायम की है। इतना ही नहीं, मौजूदा साल में सत्र न्यायालय की ओर से कुल 257 अपराधियों को दोषी मानते हुए सजा मुकर्रर की गई है। न्यायालय ने रेगुलर सुनवाई और पुलिस पैरवी के चलते बच्चियों से दरिंदगी करने वाले 44 दोषियों को भी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की कड़ी सजा सुनाई है। हालांकि ये सब मुमकिन हो पाया है पुलिस की सजग और सतत पैरवी और कोर्ट के रेगुलर सुनवाई की वजह से। कुल मिलाकर 257 में से 44 ऐसे मामले में सजा सुनाई गई है जो सीधे बच्चियों और महिला के अपराध से जुड़े थे। देखिए, पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, एक तो अपराध नियंत्रण है, दूसरा अपराधी को सजा दिलाना है। और जो दूसरा पक्ष है अमूमन हम लोगों से छूटता रहता है और जिस कारण से अपराधी बार बार अपराध करने के लिए प्रेरित भी होते हैं, क्योंकि उनको अदालतों से सज़ा नहीं हो पाती। वर्ष 2020 और 21 में हम लोगों ने इस लक्ष्य को लेकर के कि जो भी शातिर अपराधी हैं या बच्चियों महिलाओं के साथ जो गंभीर श्रेणी के अपराध हुए हैं, उनको चिन्हित करके उनके अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और अपराधी अपराध करने से डरें। आज जब साल के लगभग 11 महीने बीत चुके हैं, तो हम लोग जब इस आंकड़े को देखते हैं तो 133 मुकदमों में 257 अपराधियों को सज़ा दिलाई गई है, जिसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे इसमें जो सुखद पक्ष है कि बच्चियों और महिलाओं के साथ जो जघन्य श्रेणी के अपराध थे, पॉक्सो के, रेप के, मर्डर के, उन प्रकरणों में 6 प्रकरणों में फांसी की सज़ा भी न्यायालय से सुनाई गई है। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक वर्ष 2021 में फांसी के 6 मामले, आजीवन कारावास के 79 मामले, 30 वर्ष की सज़ा के 2 मामले, 22 साल की सज़ा का 1 मामला, 20 साल की सज़ा के 12 मामले, 15 वर्ष 12 वर्ष की सज़ा के 1 मामले, 10 वर्ष की सज़ा के 14 अभियुक्त, इस तरह 19 अभियुक्त 7 वर्ष की सज़ा के, 21 अभियुक्त 5 वर्ष की सज़ा से और 5 वर्ष से कम की सज़ा के 95 अपराधियों को सज़ा दिलाई गई। इस तरह कुल 257 अपराधी 11 महीनों में सज़ा दिलाई गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय चीज़ यह है कि जो पॉक्सो के प्रकरण है, जिसमें छोटी बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुए थे, ऐसे 44 अपराधियों को सज़ा दिलाई गई है, जिसमें फांसी के 6 प्रकरण हैं, आजीवन कारावास का 1 प्रकरण है और 30 वर्ष की सज़ा के 2 मामले हैं, 20 वर्ष की सज़ा के 12 मामले हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। हमने अपने यहाँ एक मॉनिटरिंग सेल बना रखा है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल की तैनाती है। जैसे ही कोई जघन्य घटना किसी बच्ची के साथ होती है तो तत्काल हम लोग ऐसे मुकदमों को चिन्हित करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के भीतर चार्जशीट इसमें दाखिल हो जाए। न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाती है। पीड़िताओं के परिवारीजनों को पुलिस का संरक्षण दिया जाता है और ऐसे 1.5 दर्जन से अधिक प्रकरणों में हमने गनर भी उपलब्ध कराए, ताकि पीड़िता के परिवार के लोग बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अदालत में अपनी बात रख सकें और उन्हें कोई डरा धमका न सके। तो इस वजह से टेलीफोनिक संवाद करके 1 महीने, 1.5 महीने से लेकर 5 महीने के भीतर तक DNA रिपोर्ट प्राप्त कर ली, जो अमूमन साल भर से अधिक समय जिसमें लगता है। कई मामले ऐसे भी रहे जिनमें
बहुत कम समय में और फांसी की सजा हुई। हाँ, निश्चित तौर पर इस वर्ष करीब आधे दर्जन प्रकरण ऐसे थे जो 40 दिन से लेकर के और 4 महीने के भीतर जिनमें गंभीर सजाएं जो है कराई गई हैं। और उसका कारण यही रहा कि प्रत्येक तारीख पर उसकी मॉनिटरिंग करना, अगली पेशी पर किन गवाहों को पेश किया जाना है उन्हें समय से उपलब्ध कराना, गवाहों पर कोई दबाव न बना सके इसके लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो इन कारणों से भी अदालत को आसानी रही है कि वो अभियुक्तों के खिलाफ सजा कर सके। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होशंगाबाद में एसडीएम पद पर कार्य कर रहे और वहीं अपर कलेक्ट्रेट के लिए पदोन्नत आदित्य रिछारिया जो अब अपर कलेक्टर हैं, जिनके काम करने का एक अलग ही ढंग है। चलते चलते परेशान लोगों की परेशानियों का निराकरण भी करवा देते हैं। कलेक्टर ऑफिस में ही इनका भी दफ्तर है। आते जाते लोगों की परेशानी खुद ही पूछ लेते हैं और उनका तुरंत हल निकाल देते हैं। होशंगाबाद कलेक्टर ऑफिस में दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामीण अपनी अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं। सरकारी कर्मचारियों की मनमानी से परेशान काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देने का मन बनाए हुए हैं। साथ ही सीढ़ियों पर बैठकर आईटीआई की छात्राएं भी कलेक्टर की मीटिंग छूटने के इंतजार कर रही थी। तभी अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया का वहां से निकलना हुआ। उनकी नज़र उन परेशान लोगों पर पड़ी। तभी उन्होंने उन सभी की परेशानियां जानते हुए सभी को एक एक करके सभी का कॉल कर के निराकरण कर दिया है। सर जी बिमलेश कुमार हुई के सीआर खेड़ा से। सर जी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। क्या काम जो पटवारी परेशान कर रहे हैं, मान लो कोई काम नहीं करता है। क्या नाम था पटवारी? विक्रम प्रति जी। क्या हुआ कलेक्टर साहब ने क्या कहा? सर कल बोले कल हो जाएगा, कल लगे आपका काम। उमेश ठाकुर। कहाँ से आए? सियार खेड़ा। क्या कारण था यहाँ? यहाँ पोतीनामा नहीं हो रहा था तो पटवारी जी को बोला 15 महीने भर 2 महीने से परेशान। क्या हुआ? कलेक्टर साहब ने बोल दिए कल मिल लेना तो हो जाएगा काम। अब आप वोट दोगे? वोट देंगे किसी को भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता जो है वो क्या है, जब उनको सुन लिया जाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। प्रयास ये होता है कि लोगों के मन में ये भावना रहती है कोई सुनता नहीं हमारी, है ना। लेकिन जब उनकी बात सुनो, उनको रिप्लाई दो, प्रयास करो कि उनका काम हो जाए, तो फिर वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उनको लगता है नहीं काम होगा, ये विश्वास जम जाता। और ये अभी हुआ। 2 आवेदक थे जिनकी ज़मीन का विवाद था। मैंने तहसीलदार से बात की और उनको लगा कि वास्तव में संभावना है काम होने की, तो तैयार हो गए। नाम सूरज यादव। किस गांव से? माना गांव से। किस कारण से यहाँ आना पड़ा? सर वो अतिक्रमण था ज़मीन पे हमारी, उसके लिए आवेदन दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। किसको दिखाया था? तहसीलदार साहब को। क्या कह रहे थे? तहसीलदार साहब कुछ बोल नहीं रहे थे। अभी क्या हुआ? सर अभी फ़ोन लगाए थे सर ने तहसीलदार साहब को, तो वो बोल रहे थे कि करवा देंगे।
सीहोर जनपद पंचायत के ग्राम छापरी कला में समस्त ग्रामीण जनों ने ग्राम में एकता संगठन की मिसाल कायम करके इसे देखते हुए ग्राम छापरी कला में सरपंच पद उम्मीदवार 4 आदमी थे। 1 नंबर पर बने सिंह, 2 नंबर पर बाबूलाल, तीसरे नंबर पर चंद्र सिंह, चौथे नंबर पर धर्मेंद्र सिंह थे। हम सब ग्रामवासियों राम मंदिर में बैठकर ये निर्णय लिया गया है कि चारों आदमियों की भगवान के सामने हनुमान दादा के चरणों में 4 पर्ची बनवाई गई, जिसमें छोटी सी कन्या पर्ची उठाई गई, जिसमें ग्राम छापरी कला के युवाओं ने जोर शोर से भाग लिया है। मैं चंद्र सिंह मेवाड़ा छापरी ग्राम पंचायत छापरी कला का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत भी मेरी छापरी कला है। हमारे गांव में सरपंच पद हेतु 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे थे। इसमें गांव वालों ने समिति बनाई कि अपन एकता कर लेते हैं और एक आदमी को अपन खड़ा कर ले। इसमें सारे गांव इकट्ठे हुए हनुमान मंदिर पे। वहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया कि अपन एक बच्ची से हनुमान मंदिर पे पर्ची उठवाते हैं, जिसका भी नाम आ जाएगा उसी को अपन सरपंच घोषित करेंगे। सब पूरे गांव वालों की सहमति से ये निर्णय लिया गया और ताकि पूरे गांव के वाले एक मंदिर में बैठक बिठाई गई, जहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया। वहाँ पे पर्ची डाली, वहाँ पे एक कन्या से पर्ची उठवाई हनुमान मंदिर में। वहाँ पे चंद्र सिंह मेवाड़ा नाम से पर्ची आई। पूरे गांव वालों ने सहमति से उनको सरपंच पद हेतु चुना गया। सर्वसम्मति से पूरे गांव वाले खुश हैं। मैं गांव वालों को धन्यवाद देता हूं कि सभी गांव में ऐसे मीटिंग बिठाए और ये सरपंच पद के लिए खड़ा किया जाए। और मंदिर में मैंने 4,20,000 रुपये दान के रूप में भगवान को अर्पित किया है। होशंगाबाद में होमगार्ड ऑफिस में सुबह से ही स्कूल के बच्चों को और शिक्षक शिक्षिकाओं को बुलाकर होमगार्ड के सैनिकों और अधिकारियों द्वारा आपदा में काम करने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर उनके उपयोग से आने वाले के बारे में जानकारी दी और साथ ही उनका उपयोग कैसे किया जाता है उपयोग करके बताया। वहीं बड़ी बड़ी इमारतों, झाड़, पेड़ों से आपदा आने पर कैसे लोगों की जान बचाई जाती है इसका प्रदर्शन कर बताया और साथ ही बच्चों ने भी उसमें जमकर भाग लिया। कमांडेंट RKS चौहान ने बताया कि आपदा कोई देखकर नहीं आता है, सब अचानक होता है। उससे कैसे बचा जाए और लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में स्कूल के बच्चों को जानकारी दी और साथ ही प्रदर्शन भी करके बताया गया। सर, हम आज यहाँ पर आपदा नियंत्रण प्रबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें हमारा समरिटन परिवार डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट के बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उनके सहयोग के द्वारा CBSE की गाइडलाइन के तहत आपदा नियंत्रण का जो प्रोग्राम हुआ करता है, ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, वो हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत आसानी से सरल और सहज रूप में दी गई। उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच। आज सेमी रिटर्न स्कूल बाया डिस्ट्रिक्ट सीहोर से 150 छात्र एवं छात्राएं एवं टीचिंग स्टाफ आया था। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आपदा, बाढ़ आपदा, भूकंप, फायर एवं घरेलू सामान से आपदा के समय कौन कौन सी चीज़ों से अपने जीवन रक्षक उपकरण बनाए जा सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। और इसमें वहाँ के स्टाफ के साथ साथ हमारे डिविजनल कमांडेंट सर श्री सोलंकी साहब, प्रशिक्षण देने वाले स्टाफ में रक्षा राजपूत, अमृता दीक्षित विशेष रूप से इनका सहयोग रहा। आग में या बाढ़ में ऊंची बिल्डिंग से सुरक्षित व्यक्तियों को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डेमो दिया गया, जो सभी स्टाफ, स्कूल स्टाफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 21 साल में लड़कियां आत्मनिर्भर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी, इस पर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय सचिव के आवास पर छापे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। रायबरेली में अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के दूसरे दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार आम जनता को अपमानित करने का काम कर रही है। किसानों को भाजपा ने आतंकवादी तक कहा।
किसानों के वोट कटने के भय से केंद्र सरकार ने काला कृषि कानून भी वापस ले लिया। एक प्रश्न के उत्तर में सपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा का स्पष्ट मत है कि लड़कियां 21 साल में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए कोशिश करूंगा। सपा के राष्ट्रीय सचिव के ठिकानों पर इनकम टैक्स द्वारा छापे की कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कहा, हमें मालूम था कि अभी इनकम टैक्स की टीम आई है, जब चुनाव और करीब आ जाएगा तो ईडी और सीबीआई की टीम भी छापा मारने आएगी। कब मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी कब होगी और उत्तर प्रदेश से ठाठा बाबा कब विदा होंगे। अच्छा सर, आपको महंगाई बेरोजगारी पे आपने कहा, पर ये बताइए कि जो धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इतने सवाल पूछोगी। ये धार्मिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता हुआ लगा लेती है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाई। और कभी सोचो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जानते थे कि गंगा गंदी है, माँ गंगा की सफाई नहीं हुई है। पूरा यमुना का गंदा पानी गंगा में जा रहा है, पूरा हिंडन का गंदा पानी गंगा में जा रहा है, पूरा काली नदी का गंदा पानी उसमें जा रहा है गंगा में, पूरा गोमती का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे कि गंगा में पानी जो बह रहा है वो गंदा है, इसीलिए नहीं उसने स्नान किया, न डुबकी लगाई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री डुबकी लगाए तो लगा ले, गंदा कहाँ पानी है। सवाल ये, आप समझते नहीं बात को। सर, 2 दर्जन से ज्यादा जिलों अब तक जा चुके हैं, अभी भी वही 400 पार आप सीटें या कितनी सीटें पार है? जनता में जो आक्रोश है, किसानों में जो आक्रोश है, आज किसानों को खाद नहीं मिल पाई। वो आक्रोश जब वोट में बदलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लोगों से मिलने का मौका मिले, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। जो सही मायने में मुद्दे हैं, याद कीजिए वो समय जब किसान अपने आंदोलन के लिए निकला, 3 कानून ला दिए गए, सरकार को वोट का डर सताया, तीनों कानून वापस हो गए। जिस समय समाजवादी विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दौड़ा और जनता का समर्थन मिला, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जो समर्थन किसानों का, व्यापारियों का, नौजवानों का मिला, और गाजीपुर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, उसी दिन तीनों कानून वापस हो गए। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाए गए, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 18 से बढ़ाकर 21। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बेटियां अगर खड़ी हों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और बेटियों का सम्मान जैसे कर सकते हैं वैसे किया है। आज बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम, उनके स्वास्थ्य को लेकर काम होना चाहिए। और 21 साल की उम्र हो गई है
तो कम से कम बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। वो नौकरी और रोजगार भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में वो अपने आप खड़ी होना चाहती है और उसको अगर एम्पावर करना चाहते हैं आप, उसको वो अपने हक के लिए खुद खड़ी हो, तो कम से कम उसको फाइनेंशियल भी ऐसा बनाया जाए जिससे वो खुद अपने फैसले ले सके। मुझे खुशी होगी जब 21 साल की बेटी को नौकरी मिल जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए इतना कि वो खुद अपने निर्णय ले सके। देखिए, वो सांसद जी समझ नहीं पाए होंगे क्या क्या कहना है उन्हें, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद क्या कह रहे हैं सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियां, बेटियां, बहनें अपने पैरों पर खड़ी हों और अपना हक और सम्मान खुद पाएं, और उसके लिए सरकार और परिवार को जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के लगातार योजनाएं बननी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने जब लैपटॉप बांटा था, सबसे ज़्यादा बेटियों को मिले थे। जब समाजवादी पार्टी ने 1090 सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम किया था, तो सबसे ज़्यादा बेटियों को उससे मदद मिली थी। विद्याधन से बेटियां पढ़ने लगी थीं। समाजवादी पेंशन जो माताओं बहनों को दे रहे थे, उनका घर परिवार में सम्मान बढ़ा था। समाजवादी पार्टी सभी सीटें लड़ेगी। तो वहीं बाड़गढ़ जिले के वेदेन प्रखंड के मानपुर ग्राम पंचायत के अंकर को भी मानपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत तंतुली कुड़ीली अंतर्गत बैपुर गांव में 2 साल के कब्रिस्तान के लिए 1,25,000 जिला परिषद पेटी के स्वीकृत किया गया है। सूत्रों के अनुसार अभी तक कब्रिस्तान का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो घटना की जाँच कराएंगे। वहीं बड़गढ़ में ये घटना की जाँच कराने की बात कही है। कौन है? मुझे बैपुर ग्राम बासिंदा है, मोना किशोर बगड़े। श्मशान घाट विषय रे जहाँ भी जन किसी कौन श्मशान घाट तो यहाँ 2 बरस हलानो स्टार्टिंग हलानो आज्ञा ताहारो यहाँ पूरा अधा अधा यहाँ तर मैंने पिलर टिकरी खाली उठी जाएगी और एंतिकरी यहाँ रही ताहारो इे भी जेना देखु आम बहुत देवी बने नहीं जाने 1,25,000 बिल यहाँ सेक्शन हो लगुच जना पड़ी आज्ञा काम तो किसी ने पूरा खाली बिल पिलर टिकरी उठिकी खाली अधा तैयार रही अच्छी। ठीक अच्छे आज्ञा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।